जैसा कि आज हम होटल मेट्रो में मौजूद हैं और मेरे दिल के उद्गार ईशान देव की पुस्तक का आज विमोचन हुआ है यहाँ पर। प्रताप फौजदार जो लाफ्टर फेम है और अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि हैं, मेरे साथ में लेखक और निर्देशक सूरज तिवारी मौजूद हैं और सूरज तिवारी से मैं जानूंगा कि ईशान देव के लिए क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। पुस्तक का विमोचन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पुस्तक के लिए? अद्भुत है, 13 साल की उम्र में बड़ा ही अच्छा कारनामा कर दिखाया है। एक के बाद एक आगरा को ऐसे रोशनी करने वाले दीपक मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना? देखिए, कक्षा 8 के विद्यार्थी से अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम जब कक्षा 8 में थे तो शायद कंचे खेला करते थे या कुछ ऐसे जो स्ट्रीट गेम होते थे वो खेला करते थे। हम तो पुस्तक लिखना या कुछ 4 लाइन लिखना भी बहुत बड़ी बात है। अगर ईश्वर ने ईशान को ऐसी कृपा दी है तो इसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल है, ये तय मानिए। और ये पहली जो पुस्तक है इनकी, मेरे दिल के उद्गार, जिसका कि आज विमोचन हुआ है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा इस उम्र में, जिस ओज से वो बात करता है मंच से। और इतने सीनियर मोस्ट जिन्हें 30-30, 40-40 वर्ष हो गए हैं कविता पाठ करते हुए, और जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कवि, उनके साथ मंच को साझा करना ही अपने आप में एक हिम्मत का काम है। लेकिन वो उतने ही प्रताप से बोलता है, उतनी ही ओज से बोलता है और अपनी बात को बढ़िया तरीके से रखता है। मुझे लगता है ईश्वर ऐसी रचनाएं कुछ 20 या 10 साल या 50-100 साल बाद एक रचनाएं ऐसी ज़रूर करता है जो कि ईशान है। धन्य है इसके पिताजी डॉक्टर विनोद यादव जी, जिन्होंने ऐसे बालक को, और इनकी माता जी, बिल्कुल माता जी को कैसे भूल सकते हैं। और इनके सभी सहयोगियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद है जो इसके साथ में लगे हुए हैं और इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सूरज जी, एक चीज़ खासियत है, वॉल्यूम तो तगड़ा है, उसमें कोई शक नहीं है। जब बोलते हैं तो वाकई लगता है कि शायद मंच को हिला ही देंगे। और लेखनी से उन्होंने अपना जो ये कृति जो लोकार्पित हुई है, ये भी अद्भुत है। इसके अलावा जागो हिंदी भाषी, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मतलब हिंदी का जो विलुप्तीकरण इन्होंने कैसे महसूस किया कि अंग्रेजी हावी हो रही है, मैं हिंदी के लिए लड़ूंगा, हिंदी के लिए करूँगा। ऐसी जो बात है हिंदी को लेकर, वो मुझे एकदम से जो जहन में आ रही है तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी याद आ रहे हैं। जब शिकागो में उनको बोलने के लिए बोला गया था तो उनके पास में उनको बोला, एक तो टाइम बहुत कम दिया गया था उन्हें, और उन्होंने विशुद्ध और शुद्ध रूप से हिंदी में ही भाषा का प्रयोग किया था। तो ये बालक भी मुझे लगता है विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर ही चल रहा है। अपनी हिंदी जो कि मातृभाषा है, जो कि हम बच्चा जब हिंदुस्तान में, अपने भारत में जब जन्म लेता है तो उसके मुंह से का खा गा और यही सब भाषा है और यही शब्द निकलते हैं। कहीं ना कहीं रोने की ध्वनि होती है स्वर, क्योंकि वोकल कोड जो आपके होते हैं वहीं से शुरुआत होती है, आवाज़ होती है। बच्चे के रोने का मतलब वोकल कोड खुल की शुरुआत होगी खुलना। तो हिंदी भाषा को अगर इसका प्रेम ऐसा ही रहेगा और इसका नमन ऐसा ही रहेगा तो निश्चित एक अलग स्थान ये ज़रूर बनाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी, उनके पद चिन्हों पर अगर उनको थोड़ा सा भी महसूस करके ये देश में अपने और विदेश में अपनी हिंदी भाषा को रखे, और भाषा कोई भी हो, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, जो मातृभाषा उसमें बात करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे देश की भाषा हिंदी है तो हमें हिंदी बोलने पर गर्व होना चाहिए। मैं भी हिंदी भाषा का प्रयोग करता हूँ। हमारी, अगर मैं फ़िल्मों की बात करूं, चूँकि मैं फ़िल्मी बैकग्राउंड से हूं, फ़िल्मों की बात करूं तो आप मानिए कि तकरीबन 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं और सारी की सारी हिंदी भाषा में बनती हैं। विदेशों में भी हमारी फ़िल्मों को डब करके या भाषा का रूपांतरित करके सब टाइटल करके प्रयोग किया जाता है। तो ये फ़ख्र की बात है, ये गर्व की बात है हिंदी के लिए और हम लोगों के लिए, और हमें बोलना चाहिए। बोलना भी चाहिए। मैं आपको लाफ्टर फेम और अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रताप फौजदार जी के पास लेके चलता हूँ। उनसे भी सुन लेते हैं कि वो ईशान देव के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। महज 13 साल की उम्र में क्या कुछ कहना चाहेंगे ईशान के लिए, जो एक तरह से पुस्तक आ गई। मैंने आपको भी सुना, कहीं ना कहीं आपकी अभी तक कोई पुस्तक नहीं आई, लेकिन ईशान की पुस्तक आ गई, आपका आशीर्वाद रहा। नहीं, मैंने बताया ना कि कई पुस्तकें मेरी फिनिशिंग लाइन पर हैं, लेकिन चूंकि क्या हुआ कि मेरा तो काम ही बदल गया एक तरीके से। लाफ्टर में चला गया, फिर कॉमेडियन हो गया, फिर फिल्मों में काम, ये वो, तो वो मेरा छूट गया।
और चूंकि उससे अर्निंग होने लग गई तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। ये सच्चाई है, मैं छुपाता नहीं हूँ कभी किसी बात को। लेकिन अभी वो आएंगी, अभी इन दिनों में चूँकि ये लॉकडाउन का टाइम रहा है तो 1 साल मिला है, तो इसमें लगभग 2-3 पुस्तकें एक साथ तैयार हैं आने के लिए। लेकिन जहाँ तक ईशान का प्रश्न है, तो ईशान इज वेरी ब्रिलियंट बॉय, और साहित्य के प्रति उसकी रुचि और साहित्य की समझ इस उम्र में होना, भाई ये एक विलक्षण प्रतिभा ही है। साधारण प्रतिभा का कोई काम नहीं है। सच्चाई यही है। तो मैं इसमें एक भविष्य का बहुत बड़ा साहित्यकार देख रहा हूँ, और निश्चित रूप से जैसी कि उसकी लगन है, वो एक बड़ा भविष्य का बड़ा साहित्यकार है, और अच्छे थॉट देगा, अच्छे विचार देगा, और साहित्य को मजबूत करेगा, ये निश्चित है। और दूसरे, मैंने उससे व्यक्तिगत रूप से जब बात करी तो हिंदी के प्रति उसका बहुत अनुराग है, जबकि वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। एंड वहाँ पर भी वो अपने स्कूल का ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो अनुराग है वो हिंदी के प्रति है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे जयहीन बच्चे माँ हिंदी को मिलेंगे, हमारी हिंदी भाषा को मिलेंगे, तो निश्चित रूप से वो समृद्ध होगी। एक सवाल मैंने कोट किया था अभी, आपके लेखन परंपरा और वाचन परंपरा में किस तरह का, क्योंकि साहित्य की सेवा से लोग थोड़ा सा लालचवश दूर हो गए, दोनों में भेद कैसे करते हैं लेखन परंपरा? एक्चुअल क्या है कि जो लिखा तो वो भी जाता है, वाचन परंपरा वाला भी, लेकिन दो विधाएं ये अलग हो गई हैं कि जो ज़्यादातर पुस्तकों में साहित्य का सृजन करते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो मंच पर नहीं है। लेकिन जो मंचीय विधा है, जिसको हम वाचन परंपरा कहते हैं, वो हालांकि बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें क्या है कि हम चीज़ों को पढ़ते हैं, हमें उसमें पंच लाइन चाहिए होती हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हैं और आपको अरुचि हो रही है तो आप पुस्तक बंद कर सकते हैं। लेकिन वाचन परंपरा में ऐसा नहीं हो सकता। अगर पब्लिक को अरुचि हो रही है तो आप हुट हो जाएंगे, आपको बिठा दिया जाएगा, तो दैट इज़ वेरी रिस्की। वो ज़्यादा रिस्की है इस मामले में। लेकिन चूंकि जो सृजन, साहित्य का जो सृजन है, वो निश्चित रूप से वाचन परंपरा में थोड़ा कम होता है। हालांकि हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं और बहुत सारे हमारे लोग हैं जो साहित्य के पुरोधा रहे, वो दोनों ही उनमें पारंगत थे। लेकिन ज़्यादातर अब मैं साफ शब्दों में कहूँ तो वाचन परंपरा जो है ना, वो अर्निंग का सिस्टम बन गई है, कमाने का सिस्टम। वो भी जरूरी है निश्चित, तभी तो आदमी दूसरे काम को नहीं करता। पुस्तक में किस तरह का आपने संग्रह देखा है, नज़र की है पुस्तक में कुछ किस तरह? उनके कुछ लेख संग्रह भी हैं और पद्य भी है, यानी पद्य और गद्य दोनों हैं। और मैं तो उससे मिलता रहता हूँ, ईशान से। उसका जो मानसिक रूप से जो उसकी विचारधारा है, वो राष्ट्र के प्रति है, समाज के प्रति है, साहित्य के प्रति है, अपनी भाषा के प्रति है। तो निश्चित रूप से उसकी जितनी भी कविताएं हैं उसमें संग्रहित है या लेख संग्रहित हैं, वो समाज से भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और कुछ टिपिकल प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, तो उनका उसने समाधान देने की कोशिश की है। कुछ सजेशंस करेंगे, कुछ ऐसे तमाम और भी विषय हैं वो अपने कविताओं में, जैसे आपने कहा तमाम तरह की रचनाएं उसने की हैं, तो कुछ अपनी तरफ से सजेशंस करेंगे कि उस रस में हमें जाना चाहिए और बेहतर कर सकते हैं इस साहित्य की? निश्चित रूप से उसका जो अपना अनुराग है वो ओज है, जो उसका परिरक्षण है और जो दिखाई उसके देते हैं, और लेखन के और पढ़ने की जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है और वो है, वो ओज की है। तो जब उसका है उसमें अनुराग, तो उसे उधर जाना चाहिए।
ज़बरदस्ती। हालांकि वाचन परंपरा में बहुत ऐसा हुआ है कि कुछ लोग गीतकार बन के आए, कुछ बन के आए, और जब असफल हुए तो वो बाद में चुटकुले ही पढ़ने लग गए हैं। तो ऐसा भी हुआ है बहुत सारा। बात करूँ आपकी, तो आपको कौन प्रभावित करता है साहित्य में, लेखन में? बहुत अच्छे कवि रहे हो, कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? हास्य की अलग बात करें, गंभीर विषय की अलग बात करें तो? निश्चित रूप से जैसे वाचन परंपरा में हरिओम जी हैं, मैं उनसे प्रभावित होता हूँ। विनीत चौहान हैं, मैं उनसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। एक अशोक चारण है लड़का, वो बहुत अच्छा पढ़ता है। ऐसे और भी हैं। अभी कुछ नया लेके आ रहे हैं कुछ, अगर बात करें, क्योंकि अगर आपको जानता है कि आप बॉलीवुड में बैठते उठते हैं, सारा कुछ बॉलीवुड से ही हो रहा है, तो कुछ क्योंकि हम भट्टी साहब को देखते थे पहले, आप कुछ जा रहे हैं कुछ? नहीं जा रहे हैं। अभी तो मेरा एक प्रोग्राम वो जो न्यूज़ 18 पे आता है, लपेटे में नेताजी, वो दोबारा स्टार्ट हो रहा है। आज मैं उसी की शूटिंग से आया था और दौड़ करके आया था, तो सीधा इधर आ गया था। वो भी शुरू हो रहा है। लेकिन जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री का और वैसा मामला है, वो अभी वहाँ मायूसी है, क्योंकि कोरोना की वजह से अच्छा हमारा जो काम है वाचन परंपरा वाला, जैसे कवि सम्मेलन, गोष्ठियाँ हम जो करते हैं, वो भी ठप्प पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है अभी। खतरा हो जाए, कोई बात हो जाए, इसलिए एहतियात भविष्य में कुछ रखा है कि बॉलीवुड में भी कुछ ऐसा रखेंगे, करेंगे कुछ कि लोग याद? हाँ, मैं निश्चित रूप से एक मेरी जो पाइपलाइन में है वो है, एक तो सीरियल है, वो है, और एक मैं ब्रज के उस पर एक फिल्म जरूर बनाना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से काफ़ी कुछ लिखा भी गया है, और जैसे ही ये खुलेगा तो मैं उस पर काम शुरू करूँगा। आगरा को मौका मिलेगा? निश्चित, आगरा ही तो केंद्र है उसका। प्रताप फौजदार सर थे मेरे साथ में, हास्य कवि हैं, लाफ्टर फेम है, और ईशान को आशीर्वाद आपने दिया है। उम्मीद यही करते हैं कि ईशान आगरा की धरती से बेहतर करेंगे। कैमरे के पीछे आर एन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।